प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं इतिहास, मॉडर्न इतिहास के बारे में मैंने क्लास शुरू किया है और आज उसका भाग 3 पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था, उसके समय में नादिर शाह आकर के और त्राही त्राही मचा करके लूटपाट करते हुए भारत को पूरी तरह से लूटा। आज मैं इसी के आगे कि मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह वो गद्दी पर बैठता है और उसके समय में भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे रही, मैं आज इस पर परिचर्चा कर रहा हूं। तो देखना ना भूलें, बिल्कुल इस चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। आइए देखिए, अहमद शाह जो था वो 1748 ईस्वी में, अहमद शाह कौन था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह का बेटा था और वह 1748 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और आपको मैं बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली के समय, अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का सेनापति था, जिसने भारत को लूटा, उस नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली 5 बार आक्रमण किया। तो एक क्वेश्चन आता है और लोग यहां कंफ्यूजन में गलत मारते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किसके समय में 5 बार आक्रमण किया। आपको लिखना होगा अहमद शाह। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो अब इस समय जो था बादशाह जो था, यानी अहमद शाह बादशाह, उन्होंने अपना वजीर सफदरजंग को नियुक्त किया। और अपना प्रिय हिजरा, उस समय कह सकते हैं हिजरा का जो सरदार था जावेद खां था। तो जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि अहमद शाह ने नवाब बहादुर की संज्ञा किसे दी? जावेद खां को दी। जावेद खां कौन था भाई? तो हिजरों का सरदार था, ठीक है। और जब एक हिजरा को यदि आप नवाब बहादुर की उपाधि दे दे, तब तो भाई तमाम अमीर उमेरा वर्ग सारे इससे क्या हो गए? रुष्ट हो गए, नाराज हो गए अहमद शाह से। और परिणाम स्वरूप क्या किया कि सफदरजंग जो थे, सफदरजंग, उन्होंने नवाब बहादुर की हत्या करवा दी। तो अहमद शाह ने जिसकी नियुक्ति की, अहमद शाह ने जिसको नवाब बहादुर की संज्ञा दी, उसको सफदरजंग ने हत्या करवा दिया। और ये अहमद शाह मुखदर्शक बना रह गया, यानी राजा है, बादशाह है, और उसके प्रिय हिजरों के सरदार की हत्या करा देता है और ये कुछ नहीं बोल पाता है। तो आप समझ सकते हैं मुगल बादशाह किस प्रकार के अयोग्य होंगे, महाअयोग्य कह सकते हैं इसको। और एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जब सेना को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, सेना को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, तो इन्होंने राजमहल का बर्तन तक बेच दिया। एक क्वेश्चन आता है, वह मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक को बेच दिया। राजमहल का बर्तन बेचा ही नहीं, इन्होंने राजमहल का बर्तन खुद भी धोया है। ऐसा मुगल बादशाह रहा अहमद शाह। ये क्वेश्चन आता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिन्होंने सेना को वेतन देने के लिए राजमहल का बर्तन तक बेचना पड़ा। आप कहिएगा अहमद शाह। अहमद शाह गद्दी पर कब बैठा? 1748 ईस्वी को। जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी?
अहमद शाह ने दी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया अहमद शाह के समय में? तो ये 4 प्रश्न 5 प्रश्न मैंने आपको बतलाया, अच्छे प्रश्न हैं। इसको आप देखते रहिए, मेरा वीडियो सुनिए और उसको राइट कीजिए और एक अच्छा नोट्स अपना खुद बनाइए। ऐसे कुछ दिन के बाद मेरे यहाँ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उसको देखते रहिएगा। चलिए देखिए अब क्या हुआ भाई, सफदरजंग ने उसकी हत्या करा दी। तो मने मन जो अहमद शाह था उस सफदरजंग से नाराज हो गया, लेकिन चूंकि था तो अयोग्य, कहा तो कुछ सकता नहीं था। उन्होंने मराठा का सहयोग लिया और मराठा के सहयोग से जो इमाद उल मुल्क याद रखिए, इमाद उल मुल्क की सहायता से इन्होंने सफदरजंग को अवदस्त कर दिया, उसको भगाया और इमाद उल मुल्क को क्या किया, गद्दी ये वजीर बना दिया। तो अहमद शाह का यानी इमाद उल मुल्क किस मुगल बादशाह का पहली बार वजीर बना था? याद रखिएगा, इमाद उल मुल्क अहमद शाह का ही पहला वजीर बना था। अब अहमद शाह के मैं आपको बता दूं कि इनके प्रशासनिक कार्य में अहमद शाह का जो प्रशासनिक कार्य था उसमें अहमद शाह का योगदान बहुत कम था और इसकी राजमाता उधम बाई का बहुत बड़ा योगदान था। उधम बाई याद रखिएगा, उधम बाई। और उधम बाई को अहमद शाह ने क़िबला ए आलम की उपाधि दी। यानी इससे एक और प्रश्न आया कि बतलाइए कि क़िबला ए आलम की उपाधि अहमद शाह ने किसे प्रदान की? तो याद रखिएगा, राजमाता उधम बाई को दिया। यानी कि राजमाता उधम बाई को क़िबला ए आलम की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो आप याद रखिएगा, अहमद शाह ने। तो इस प्रकार से अब जो है क्या हुआ, इमाद उल मुल्क ने क्या किया, मराठों की सहायता से अहमद शाह से तो नाराज था ही, भले वजीर था लेकिन अहमद शाह तो अयोग्य था, उसने अहमद शाह को अंधा कर दिया, आंखें फोड़ दिया उसका, और आंख फोड़ करके उसको सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। और सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया और आलमगीर द्वितीय को क्या किया, मुगल बादशाह बनाया। तो इस तरीका से इमाद उल मुल्क ने मराठों की सहायता से अहमद शाह का आंख फोड़ देता है और आंख फोड़ने के बाद उसको क्या करता है, गद्दी पर बैठाता है। किसको? तो याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय को। तो इस तरीका से 1754 ईस्वी में वह सलीमगढ़ जेल में भेज देता है और उसको इस तरीका से अहमद शाह जो है उसका अपदस्थ हो जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखिए, पढ़ते जाइए। तो अहमद शाह जो है 1748 से 1754 यानी 6 वर्ष के लगभग गद्दी पर बैठता है और ये 2 वजीर को देखता है, एक सफदरजंग को देखता है, दूसरा इमाद उल मुल्क को देखता है। यानी सफदरजंग की हत्या एक तरह से करवा दिया यही इमाद उल मुल्क, और इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह की हत्या करा देता है। तो ये आप तैयार रखिएगा, इससे 6-7 प्रश्न आपके बीच। फिर से एक बार प्रश्न का रिपीटेशन कर रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। पहला, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। तो आप याद रखिएगा, अहमद शाह गद्दी पर कब बैठा? 1748 ईस्वी में बैठा। तीसरा प्रश्न है कि जावेद खां को जो हिजरों का सरदार था उसे नवाब बहादुर की संज्ञा किसने दी? अहमद शाह ने दी। अगला प्रश्न है, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसे सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े। याद रखिएगा, अहमद शाह। अगला कि बताइए कि अहमद शाह ने राजमाता उधम बाई को कौन सी उपाधि प्रदान की? याद रखिएगा, क़िबला ए आलम की उपाधि दी। अगला प्रश्न है कि बताइए कि इमाद उल मुल्क जो वजीर था पहली बार किस मुगल बादशाह का वजीर बना? तो आप याद रखिए, अहमद शाह को जो है किसने अवदस्त किया और अहमद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अहमद शाह को इमाद उल मुल्क ने मराठों की सहायता से आंख फोड़ दिया
और अंधा करके उसको सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया और आलमगीर द्वितीय को ये जो है मुगल बादशाह बनाया। तो इस तरीका से ये सारे प्रश्न थे, आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। देखिए अब आलमगीर द्वितीय 1754 में गद्दी पर बैठता है और ये आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय। देखिए अभी आपने बता देता हूं कि अजीजुद्दीन वजीर गाजीउद्दीन की कृपा से मुगल सिंहासन पर गद्दी पर बैठता है और उसने औरंगजेब की उपाधि, देखिए आलमगीर प्रथम कौन था ये सवाल आता है कभी कभी, हमने बतलाया था कि आलमगीर द्वितीय ये थे, तो आलमगीर प्रथम कौन था? तो आलमगीर जो था औरंगजेब की ही उपाधि थी, यानी आलमगीर प्रथम के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। आलमगीर द्वितीय ये है जिसको इमादुल मुल्क ने क्या किया? मुगल बादशाह बनाया। तो अब देखिए इमादुल मुल्क की कृपा से अजीजुद्दीन, अब देखिए अजीजुद्दीन जो था उसी का यानी आलमगीर द्वितीय का नाम अजीजुद्दीन था। बोलिए मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय जो था वो उसका क्या नाम था? तो अजीजुद्दीन था और अजीजुद्दीन इमादुल मुल्क की कृपा से मुगल बादशाह बनता है। अब ये आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसके शासन काल में आप जान रहे हैं कि जिसकी कृपा से बनेगा भाई, जिसकी कृपा से यदि कोई बनेगा तो सारा शक्ति किसके हाथ में होगी? यदि अजीजुद्दीन उर्फ आलमगीर द्वितीय इमादुल मुल्क की कृपा से मुगल बादशाह बनता है तो वास्तविक शक्ति तो इमादुल मुल्क के ही हाथ में होगी ना। तो इमादुल मुल्क के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। अब मैं ये बता दूं कि सारा शासन प्रबंध कौन देखता था? आलमगीर द्वितीय के शासन काल में सारा शासन प्रबंध वही इमादुल मुल्क देखता था। तो आलमगीर द्वितीय के शासन काल में ये अहमद शाह अब्दाली ये छोड़ने वाला नहीं था, फिर आ गया भाई एक बार और फिर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया। इस समय आक्रमण किया और वो दिल्ली पर भी आक्रमण करने के लिए जाता है भाई। तो मुगल बादशाह मुख दर्शन बन करके अपनी आंख के सामने सब कुछ घटित होता देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। अहमद शाह अब्दाली लूट के चला गया, कुछ नहीं कर सका क्योंकि इसके हाथ पंगु थे। अब क्या होता है कि आलमगीर ने जब अपने आप को भाई इमादुल मुल्क के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास किया, उसको लगा कि मैं कहीं न कहीं भारत के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। मैं मुगल बादशाह हूं लेकिन मेरे समय में, मेरे शासनकाल में यह इमादुल मुल्क जो चाहता है होता है। मेरे दिल्ली को लूटा जा रहा है, मेरे राज प्रशासन को लूटा जा रहा है, लेकिन यह इमादुल मुल्क बैठा हुआ है। उसके दिमाग में इमादुल मुल्क के प्रति नफरत फैल गया और उसने सोचा कि मैं इस इमादुल मुल्क की हत्या करके रहूंगा। एक षड्यंत्र रचा, लेकिन हुआ क्या? यह षड्यंत्र विनाशकारी सिद्ध हो गया। ऐसा विनाशकारी सिद्ध हुआ कि इमादुल मुल्क ने उसकी ही हत्या कर दी। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं किसी भी के बीच पलासी की लड़ाई हुई थी। अब देखिए पूछा जाएगा पलासी की लड़ाई के वक्त, एकदम देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई और ये 1754 से 1759 में अजीजुद्दीन और आलमगीर द्वितीय। तो एक क्वेश्चन आता है कि पलासी की लड़ाई के वक्त मुगल बादशाह कौन था? आप याद रखिएगा पलासी की लड़ाई के वक्त मुगल बादशाह जो था वो आलमगीर द्वितीय था। एकदम इतना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि पलासी की लड़ाई के वक्त मुगल बादशाह कौन था? आप याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय था। तो इसी सम्राट के शासनकाल में पलासी की लड़ाई हुई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ब्रिटिश जो था वो आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो पूछा जाएगा कि भारत में वास्तविक रूप से किस मुगल बादशाह के शासन काल में
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, तो याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय उर्फ अजीजुद्दीन। तो इसकी हत्या करा दिया। अब बेचारा, उसके बाद आते हैं शाहजहां तृतीय। अब देखिए शाहजहां तृतीय आता है, क्योंकि और इमादुल मुल्क, फिर इमादुल मुल्क पहला बार अहमद शाह के समय में सफदरजंग को अबदस्त करके बना था। फिर दूसरा बार यही इमादुल मुल्क जो था आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया। फिर तीसरा याद रखिएगा शाहजहां तृतीय, और ये बहुत कम दिन रहा था। ये दिसंबर में बना और अक्टूबर तक रहा, कहने का मतलब 10 महीना के लगभग 11 महीना के करीब रहा। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद उसका जो पुत्र था अली गौहर, उसी अली गौहर को उसको जो है बनाया गया। तो अली गौहर याद रखिएगा कि आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद उसका पुत्र अली गौहर वो पटना में था। कहाँ था? पटना, अपना बिहार की राजधानी पटना में था, और वहां पर उसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र उसको शाहजहां तृतीय, अब देखिए यहाँ पर वो अपने आप को किया आलमगीर, वो अली गौहर जो था वो उसका पुत्र था। जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाती है तो उसका पुत्र जो पटना में था वह सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन इसके पहले ही इमादुल मुल्क ने क्या किया कि काम बख्श का जो पोता था उसका नाम शाहजहां तृतीय जो है उसको गद्दी पर बैठाता है। 11 महीना के लिए वह भी गद्दी पर बैठता है। और इस तरीक़ा से जो है पूछा जाएगा कि बताइए कि वह कौन सी अवधि थी जहां पर दो मुगल बादशाह थे। तो दो मुगल बादशाह था, एक शाहजहां तृतीय जिसको इमादुल मुल्क बना था, और एक अली गौहर। ये उस समय दो, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है शाहजहां तृतीय ही माना जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि भाई जो है शाहजहां तृतीय कौन था, तो आप कहिएगा कि ये मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के उपरांत जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा उसका नाम शाहजहां तृतीय था, और यह जो था सो काम बख्श का पोता था, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग शाहजहां तृतीय जब भी गद्दी पर छोड़ता है तब बनता है शाह आलम द्वितीय। और वही जो मैंने बतलाया, वो जो बतलाया कि अली गौहर जो पटना से गया, अब वह जो है अली गौहर अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखता है, और शाह आलम द्वितीय के नाम से वह गद्दी पर बैठता है 1759 ईस्वी को। और कहिए कि ये बहुत अधिक दिन तक शासन चलाता है, एक तरह से कहिए 50 साल के लगभग चलाता है शासन। अब बतलाइए अली गौहर, याद रखिएगा भाई अली गौहर कौन था? आलमगीर द्वितीय का पुत्र था अली गौहर। बीच में शाहजहां तृतीय कुछ 11 महीने के लिए गद्दी पर बैठता है, लेकिन अली गौहर उसके बाद गद्दी पर आता है। वह अलीगढ़ द्वितीय का पुत्र था। याद रखिएगा इसके पिता की हत्या के समय अली गौहर पटना में था, ये भी हमने बतलाया, और इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा। तो अब ये याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण कर रहा था, और जिसके कारण पूरा भारत आक्रांत की स्थिति में था, अराजक की स्थिति फैल चुकी थी। और ये याद रखिए 12 साल तक सम्राट घोषित भले था, लेकिन 12 साल तक वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका अहमद शाह अब्दाली के कारण। तो एक प्रश्न, इतना अच्छा प्रश्न यहाँ पर है, पूछा जाएगा कि उस मुगल बादशाह का नाम बताओ जो सम्राट होते हुए भी दिल्ली प्रवेश नहीं कर सका 12 साल तक। यानी मुगल बादशाह, ये शाह आलम द्वितीय एक ऐसा मुगल बादशाह था जो 12 वर्ष तक सम्राट होते हुए भी दिल्ली का मुंह नहीं देखा, डर से इसको घुसने ही नहीं दिया गया।
क्योंकि उस समय आक्रांत था और वो अहमद शाह जो अब्दाली था वो बिल्कुल भारत को लूटता रहा था। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई? याद रखिएगा, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। पूछा जाएगा किस मुगल बादशाह के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई? आप याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। और इतना ही नहीं, इसमें मराठा जो सैनिक था वह सेनापति इब्राहिम गारदी था और वह मुसलमान था। इसको लोभ लालच दिया गया, लेकिन उसने क्या कहा था जानते हैं? वह गर्व करने का सब्जेक्ट है, वह गर्व करने का चीज है। उसने कहा था मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मुसलमान से पहले मैं भारतीय हूं, मैं मराठों का सहयोग करूंगा और अहमद शाह अब्दाली मेरे जीते जिंदगी तुम मराठे को जीत नहीं सकते हो। तो ऐसे भी बहादुर रहे, भले उसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। और उसका जो अहमद शाह अब्दाली अब वहां पर जीतता है। फिर आइए 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई में आपको मालूम होगा शाह आलम द्वितीय मीर कासिम जो था उस सहयोग करता है, शाह आलम द्वितीय मिलता है और शुजाउद्दौला अवध का नवाब यानी शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना का 1764 ईस्वी में बक्सर, याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई में जो है होता है, ब्रिटिश के सामना होता है और उसमें इस तीनों संयुक्त सेना की हार हो जाती है। तो इस प्रकार से बक्सर की लड़ाई के वक्त भी मुगल बादशाह कौन था? भाई शाह आलम द्वितीय था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक इसमें हो चुका है। सबसे पहले वह मुगल बादशाह कौन था जो सम्राट घोषित होने के बावजूद 12 वर्ष तक दिल्ली का मुंह नहीं देखा? आप कहिएगा शाह आलम द्वितीय। फिर सवाल होता है कि बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस मुगल बादशाह के समय में हुई? शाह आलम द्वितीय के समय में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई? तो याद रखिएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। बक्सर की लड़ाई के वक्त मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 ईस्वी में हुई। अब देखिए 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि रखी। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि जान लीजिए। और इस इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को बंगाल मिल गया, बिहार मिल गया, उड़ीसा मिल गया, ये सारे उसकी सूबेदारी मिल गई भाई। किसको? अंग्रेज को मिल गई। और 30 जुलाई 1788 ईस्वी को गुलाम कादिर ने उसको अंधा कर दिया और अंधा करके जेल में डाल दिया। अब बताइए भाई, फिर मराठा उसको कैद से निकाल दिया, मराठा उसको कैद से निकाला और गुलाम कादिर को फांसी की सजा दे दिया। और 1803 ईस्वी में अंग्रेजों जो थे वो दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार कर लिया भाई, और ये अभी तक जो है अंधा तो बन ही गया था शाह आलम द्वितीय, और दिल्ली का बादशाह 1803 ईस्वी तक जो है ये अंग्रेज का अब दिल्ली पर हम आक्रमण कर लेंगे, दिल्ली पर चढ़ गया। अब शाह आलम द्वितीय जो था अंधा भी था, नाम का बादशाह था, तो अंग्रेज इसको कहा कि सुनिए, अब जो है कि अंग्रेज कहा कि हम आपको पेंशन देंगे
और आप अंग्रेज सिर्फ पेंशनर बनिए। तो एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? देखिए, अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा यही सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली, उसने हस्ताक्षर किया और भारत की पहली पत्र मुद्रा जो रुपया का प्रचलन, पूछा जाएगा रुपये का प्रचलन कब चालू हुआ? 1806 ईस्वी से चालू हुआ। एक बगल मुगल बादशाह शाह आलम का हस्ताक्षर है, एक बगल लॉर्ड वेलेस्ली का हस्ताक्षर है। पूछा जाएगा भारतीय रुपये का प्रचलन कब से चालू हुआ? 1806 ईस्वी से चालू हुआ। तो 1806 ईस्वी से रुपये का प्रचलन शुरू हुआ और इस रुपये को बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 ईस्वी में जारी किया। 1806 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरीका से पूछा जाएगा कि भारतीय रुपये का पहली बार प्रचलन किस बैंक के द्वारा किया गया? तो बैंक ऑफ बंगाल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इससे 4 से 5 प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। सबसे पहला तो हम बता रहे हैं कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसने जो सम्राट घोषित होते हुए भी 12 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका? तो आप कहिएगा शाह आलम द्वितीय। पूछा जाएगा अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस मुगल बादशाह के समय में हुआ? तो आप कहिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई वह शाह आलम द्वितीय के समय में हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, वह भी शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ। फिर पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि, तो 1765 ईस्वी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद की संधि, 1765, याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह कौन था? आप कहिएगा शाह आलम द्वितीय। फिर पूछा जाएगा कि भारतीय रुपये का प्रचलन कब से चालू हुआ? तब कहिएगा कि 1806 ईस्वी से। एक बगल लॉर्ड वेलेस्ली का हस्ताक्षर था और एक बगल मुगल बादशाह का हस्ताक्षर, ये शाह आलम द्वितीय का हस्ताक्षर था। फिर आएगा प्रश्न कि बतलाइए कि भारतीय रुपये को पहली बार निम्न में किस बैंक ने जारी किया? तो भाई बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 ईस्वी में जारी किया। तो इस तरीका से शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 ईस्वी में हो जाती है। अब शाह आलम का बेटा जो था वह अकबर द्वितीय। तो एक तरह से पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेज का संरक्षण बना नहीं था, लेकिन लास्ट मरते मरते अंग्रेज के संरक्षण में आ गया। और जब वो मर गया, कौन? शाह आलम द्वितीय मर गया, तो उसका जो बेटा था अकबर द्वितीय, उसको गद्दी पर बैठाया गया, तो अंग्रेजों के संरक्षण में। तो एकदम इतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय भी कहते हैं क्योंकि शाह आलम का बेटा तो शाह लगा दिया गया, तो ये अकबर शाह द्वितीय था। यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई बराबर। 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गई और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1835 ईस्वी में, याद रखिएगा, मुगल का जो टकसाल अभी तक चल रहा था भारतीय रुपया महीने का, वो बंद हो गया और अंग्रेजी सिक्का अब चलने लगा भाई। तो पूछा जाएगा कि अंग्रेजी सिक्का का प्रचलन किस मुगल बादशाह के समय में हुआ? तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय के समय में हुआ। अकबर द्वितीय गद्दी पर कब बैठता है? 1806 ईस्वी तक, और 1837 ईस्वी तक जो है अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठता है। और आपको बता दें कि जिसके कारण क्या हुआ था, इसका पेंशन बंद हो गया, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके उसको इंग्लैंड भेजता है कि जाओ मेरा पेंशन चालू करके आओ।
तो राम मोहन राय जो थे उन्होंने इसका दूत बन करके, इनका दूत बन के, अकबर द्वितीय का दूत बन करके वो इंग्लैंड गए। तो राजा राम मोहन राय को दूत बना करके भेजने वाला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे। तो राजा की उपाधि जो दी गई वो राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही दिया। अगला सवाल आता है कि जब इसकी मृत्यु हो गई, यानी मुगल का जो टकसाल बंद हुआ था 1835 में, तो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक प्रश्न था कि बताइए कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसके शासनकाल में मुगलों की टकसाल बंद हो गई थी। तो आप याद रखिएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद, यानी 1837 में मृत्यु के बाद, बहादुर शाह, उसका जो पुत्र था बहादुर शाह द्वितीय, वो अंतिम मुगल बादशाह, यानी पूछा जाएगा अंतिम मुगल बादशाह कौन था, आप कहिएगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। और इसको बिना साम्राज्य का सम्राट कहा गया है, बिना साम्राज्य का सम्राट। यहाँ याद रखिएगा, बिना साम्राज्य के सम्राट कौन मुगल बादशाह को कहा गया, किस मुगल बादशाह को, आप याद रखिएगा औरंगजेब को, ये सॉरी ये बहादुर शाह द्वितीय को। ये तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कहिए बेताज बादशाह, बिना ताज का बादशाह था भाई, कोई ताज नहीं, एकदम वास्तविक रूप से ताज इसके हाथ से खत्म था, गायब था। तो बिना साम्राज्य का सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर ये द्वितीय था। इसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये भी कभी कभी आ जाता है, हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, इब्राहिम जौक और असद अल्लाह खां इसके गालिब कविता के संरक्षक थे। ये गालिब थे, बहुत बढ़िया उर्दू शायर थे। पूछा जाता है कौन मुगल बादशाह अच्छे उर्दू शायर थे, तो आपको याद रखना होगा कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये अच्छे उर्दू शायर भी थे। और इनको अपना नाम इन्होंने खुद जफर उपनाम से, ये जब भी शायरी लिखते थे ना तो जफर उपनाम से लिखते थे, समझे। जितने भी इन्होंने शायरी लिखा तो जफर, जैसे कि आप कोई भी लिखते हैं और नीचा में आप अपना पूरा नाम नहीं लिख करके कुछ शॉर्ट में या कुछ ऐसा नाम लिख देते हैं, तो ये भी कोई भी शायरी लिखते थे, शायरी के नीचे में जफर लिखते थे। तो यानी जफर उपनाम से इन्होंने जो भी कविताएं या शायरी लिखी हैं, जफर उपनाम से। इसने 1857 ईस्वी में भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसमें इन्होंने भाग लिया। और अंग्रेज जो है अंतिम में इसको क्या किया भाई, गिरफ्तार, हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करता है और इसको रंगून भेज देता है, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया और जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी और इस प्रकार से मुगल शासन जो था अंत हो गया। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि मुगल शासन, अंतिम शासक जो था मुगल शासक, वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जैसे नादिर शाह के बारे में मैं थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसको ईरान का नेपोलियन इन्हीं को कहा जाता था, नादिर शाह को। और ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो था नादिर शाह, वो लौटते वक्त जब भी भागा था तो शाहजहां का जो तख्ते हाउस था, मयूर सिंहासन, यही लेके भागा था। यही जो था नादिर शाह, यही लेके भागने वाला था शाहजहां का तख्ते हाउस। और 30 करोड़ नगद लेके भागा था, हीरा जवाहरात लेके भागा था। इतना ही नहीं, ये कोई क्या हुआ था कि 22 मार्च 1739 ईस्वी को जब कुछ ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसके सैनिक को मार देता है, तो यही जो नादिर शाह था, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने भी मिले इंडियन, जो भी मुगल मिले, इंडियन मिले, उसको काट डालो। और उस एवज में 30,000 व्यक्ति को सीधे सीधे काट डाला था, यही नादिर शाह के बोल पर। तो ये सब उसके बाद आपको पता होगा कि ये अहमद शाह अब्दाली आया और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई। दुर्रे दुरानी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्रे दुरानी की उपाधि किसको दी गई, तो याद रखिएगा, यानी उसका अर्थ होता है युग का मोती। तो अहमद शाह अब्दाली को दिया गया। अहमद शाह अब्दाली
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अहमद शाह अब्दाली को जो है दुर्रे दुरानी कहा गया, यानी युग का मोती। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसने दिया। देखो, अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने दिया, जो मैं बतलाया था पहले। फिर ये क्वेश्चन देखोगे कि आया कि भाई 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, सवाई मानसिंह, जयपुर का जो सवाई मानसिंह थे, उन्होंने जिज मोहम्मद शाही की रचना किसने की? तो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह के द्वारा रचित की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि देखिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुग़ल के बारे में जो किताबें हैं, उस किताबों के बारे में जानने, जैसे कि फॉल ऑफ मुगल एम्परर किसकी रचना है? जदुनाथ सरकार की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, ये लिखा है, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट की रचना किसने की? डॉक्टर सतीश चंद्र ने की। और उसमें क्या किया कि मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का असफलता का कारण माना है। यानी मनसबदारी प्रथा, मुगल साम्राज्य जो पतन हुआ, उस पतन का क्या कारण है? तो उस पतन का मनसबदारी व्यवस्था लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार मुगल शासन का जो पतन हुआ वह मनसबदारी व्यवस्था के कारण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट की रचना किसने की है? डॉक्टर सतीश चंद्र ने की है। कुछ मुगल के बारे में कुछ किताबें हैं जो मैं 1-2 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा, ध्यान देते रहिएगा। ये कहते प्रोफेसर इरफान हबीब ने एक पुस्तक लिखी, द अग्रेगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इन्होंने आर्थिक संकट को मुगल साम्राज्य का पतन का कारण माना है। अब पूछा जाएगा प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार मुगल साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? आप कहिएगा आर्थिक संकट था। अगला क्वेश्चन आता है कि विलियम अर्विन का नाम सुन लीजिए। विलियम अर्विन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। इसने सैनिक अक्षमता को लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? सैनिक अक्षमता थी, तो उसमें विलियम अर्विन का नाम आता है। एक आते हैं प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी, इन्होंने राजनीतिक, शासकीय और आर्थिक दुर्बलता, यानी तीनों को मिलाइए, इसको संयुक्त रूप से कहा गया कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। तो प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी के अनुसार। और सबसे इंपॉर्टेंट, जदुनाथ सरकार ने द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर ने सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता को जो है ये माना है कि मुगल जो साम्राज्य था वो पतन हुआ। तो जदुनाथ सरकार के इस तरीका से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बीच रखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं अगला